हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू कवर करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 10 तक कवर किया, तो आज हम लोग पार्ट 11 को कवर करेंगे। काफी यूनिक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होता है ये सब क्वेश्चन, और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। तो ऑप्शन आपका है कि बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, या फिर बेंजीन प्लस एसीटोन, या फिर बेंजीन प्लस एथेनॉल, या फिर बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए इसमें जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा वो करेगा बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है, तो क्या करेगा, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस तरह से 281वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 10 तक 280 क्वेश्चन कवर किया। कितना, 280 क्वेश्चन कवर किया। इसलिए हम लोग पार्ट 11 में शुरू करेंगे, 281वां से शुरू करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, मतलब इसमें से जो है 3 आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है और एक जो है वह अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वो कौन नहीं है, वह आपको चूज करके निकालना। देखिए इसमें आपको दिया गया है हिमांक में अवनमन, या फिर परासरण दाब, या फिर कवथनांक में उन्नयन, या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ये जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आता। बाकी हिमांक में अवनमन, उसके बाद परासरण दाब, उसके बाद कवथनांक में उन्नयन, ये तीनों के तीनों क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन से आंसर को आप लोग कमेंट कीजिएगा। जहां भी आपको डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं। बाद में फिर आप लोगों का कमेंट को हम रिव्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसका कवथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा। किसका जो कवथनांक होगा वो सबसे ज्यादा होगा, वायुमंडलीय दाब पर सबसे ज्यादा होगा, हाई होगा। 0.1 मोलल। देखिए यहाँ एम स्मॉल एम है तो वो मोलल को इंडिकेट करता है, कैपिटल एम है तो वो मोलर को इंडिकेट करता है। इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। 0.1 मोलल NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, या फिर 0.1 मोलल सुक्रोज, या फिर 0.1 BaCl2, या फिर 0.1 C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ठीक है, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। 283वां क्वेश्चन, तो यहाँ जो होगा वो होगा 0.1 मोलल ग्लूकोज, यानी इसका क्या होगा कि परासरण वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा उच्च होगा। इसका कवथनांक जो होगा वायुमंडलीय दाब पर सबसे ज्यादा होगा, उच्च होगा। ठीक है, इस तरह से 283वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि H3PO3 है क्या है, एक भास्मिक है, द्विभास्मिक है, त्रिभास्मिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो H3PO3 है वो क्या है, वो आपको बताना है। H3PO3 तो ये क्या है, त्रिभास्मिक है। क्या हो जाएंगे, त्रिभास्मिक हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आगे की ध्यान दीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। जो यूनिक क्वेश्चन है वो आपका कवर हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की जो भार प्रतिशत होगी वह कितना होगी। तो भार प्रतिशत आपको निकालना है, W/W निकालना है। W/W वो जो जैसे मोलर प्रतिशत मोलरता निकाली जाती है वही फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला अप्लाइड करने के बाद इसका जो विलयन का जो भार प्रतिशत निकलेगा तो वो निकलेगा आपका 20%। कितना निकलेगा, 20%, यानी ऑप्शन बी में जो आपका दिया है 20%, जिसका क्या निकलेगा, भार प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर को चूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। सोडियम तथा पोटेशियम के क्रिस्टलीकृत जो है संरचना है FCC में, या फिर BCC में, या फिर SC में, या फिर ट्राइक्लिनिक में। तो इसमें जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 286वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा BCC, बडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल सी बात है, आप पढ़े हैं FCC BCC में क्या होता है कि 8 एटम 8 केंद्र पर उपस्थित रहता है। सिंपल सी बात है, ये सिंपल, इसको SC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है, और BCC में सिर्फ एक तो एटम बीच में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, बडी के सेंटर में आ जाता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, BCC। और FCC में क्या होता है कि 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेस पर, 6 फेस के सेंटर पर 6 एक करके एटम उपस्थित रहते हैं, उसको कहते हैं FCC क्रिस्टलीकृत संरचना। तो BCC क्रिस्टलीकृत संरचना है कौन, सोडियम तथा पोटेशियम। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि लेड जिरकोनेट यानी PbZrO3 है क्या है भाई, फेरो इलेक्ट्रिक, या फिर फेरो इलेक्ट्रिक, या फिर डायमैग्नेटिक, या फिर पैरामैग्नेटिक। देखिए यहाँ जो लेड जिरकोनेट जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आपका एंटी फेरो इलेक्ट्रिक का। किसका, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक का एग्जांपल है कौन, PbZrO3, जिसका नाम क्या है, लेड जिरकोनेट। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, नाम कंफ्यूजन नहीं होना है, उसका संकेत के साथ
साथ, सूत्र के साथ। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा कि घनीय संरचना में परमाणु एक कॉर्नर पर उपस्थित है और बी पर जो है फेस के सेंटर पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? सिंपल सी बात है। पर यहाँ जो आपको पूछा जा रहा है तो एटम जो है वो ए कॉर्नर पर एक जो है ये कॉर्नर पर उपस्थित है, ए एटम, ठीक है। 288वां क्वेश्चन आपका क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। तो 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्यूब खींच लेंगे। क्यूब खींचने के बाद क्या करेंगे, 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित है। सिंपल सी बात है, आपको ये करना है। 6 फेस पर 6 क्या हो जाएंगे, एक तरह से जो एटम है। तो आप जानते हैं कि कॉर्नर पर जो एटम रहता है उसका टोटल 8 कॉर्नर रहता है और एक एटम का जो योगदान होता है कॉर्नर वाला वो 1/8 होता है। यहाँ कट के कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ए का जो एटम की संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बी जो एटम है वो फेस पर है, यानी जो क्रिस्टल की जो ये है क्यूब है उसके फेस पर है, फेस का सेंटर पर। और आप जानते हैं कि इसका जो फेस की जो संख्या है, टोटल फेस की संख्या 6 होती है। और फेस का जो योगदान होता है, फेस के सेंटर पर जो एटम रहता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है क्रिस्टल का निर्माण में या फिर यौगिक का निर्माण में, उसका होता है 1/2, यानी वो अपना 1/2 कंट्रीब्यूशन करता है, योगदान देता है। तो क्या करेंगे, इसको 1/2 से गुना करेंगे, 6 एटम को कट के हो जाएगा 3। तो बी एटम की संख्या जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो मतलब बी एटम की संख्या 3 हो जाएगी। एटम और परमाणु, एटम कहते हैं और मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या निकाल ले, ए एटम की संख्या 1 और बी एटम की संख्या 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए एटम की संख्या मेरे पास 1 है और बी एटम की संख्या मेरे पास 3 है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ ध्यान देकर के देखेंगे 288वां क्वेश्चन में ए परमाणु जो है एक परमाणु हो, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में कि ए वाला जो है इसमें 1 परमाणु है और बी में 3 परमाणु है। सिंपल सी बात है, फिट बैठता है। यहाँ आपका बी में 3 परमाणु निकला, 3 एटम निकला है। ए का जो परमाणु एटम निकला है वो 1 निकला है, तो 1 एटम 3 परमाणु है बी का, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है 288वां क्वेश्चन में। देखिए यहाँ जो आपका है ए, यहाँ आपका बी है, ठीक है। यहाँ बी है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3, इसके पीछे 3 लगा हुआ, ठीक है। तो ये जो इसको आगे वाले को कहते हैं अणु और इसके बाद वाले को कहते हैं परमाणु। आगे अणु होता है और बाद में क्या होता है, परमाणु होता है। आगे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, और बाद में क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जस्ट हम एग्जाम्पल जैसे हम लोग सोल्व किए थे तो हमको बी का जो परमाणु निकला था वो 3 निकला था, ना कि अणु निकला था, अणु नहीं निकला था, ठीक है। तो यहाँ 3, यहाँ जो परमाणु बाद में लगता है तो बाद में यहाँ 3 दिया हुआ, तो यहाँ हम समझ जाएंगे अपना दिमाग लगा के कि कौन इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर को बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन करा कि घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्रिक की संख्या, एलिमेंट सिमेट्रिक की संख्या आपको बता दी गई है घनीय क्रिस्टल में। किसमें, क्यूबिक क्रिस्टल में जो एलिमेंट जो सिमेट्री की जो संख्या होती है वो कितना होती है, तो ये जो होती है 23 होती है। कितना होती है, 23 होती है। 289 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है। एनायन वैकेंसी में जितने भी इलेक्ट्रॉन फंसते हैं उसको कहते हैं एफ सेंटर कहते हैं। यानी एफ सेंटर क्या निर्माण होता है, किसमें, एनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन के फंसने से क्या निर्माण होता है, एफ सेंटर का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। 299 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब अगला क्वेश्चन करा कि किसी अभिक्रिया या फिर किसी रिएक्शन का वेग निम्नलिखित में किस प्रकार व्यक्त होता है। वेग बराबर k × a⁴ इंटू बी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। के जो इंडिकेट करता है वो कोटि को इंडिकेट करता है, सॉरी के जो इंडिकेट करता है यहाँ आपका वेग स्थिरांक को इंडिकेट करता है, यानी रेट कांस्टेंट को इंडिकेट करता है। यानी के का फॉर्मूला आप जानते हैं, आपको फॉर्मूला बार बार हम बता दिए हैं। ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मोल पर पावर 1 - n, लीटर पर पावर n-1 पर सेकेंड, ये होता है आपका के का फॉर्मूला। जहाँ n जो इंडिकेट करता है वो रिएक्शन का कोटि को इंडिकेट करता है, यानी ऑर्डर को इंडिकेट करता है। फर्स्ट ऑर्डर अगर रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर का अगर आपको के का मान निकालना है तो n की जगह 1 रखेंगे, यहाँ भी n की जगह 1 रखेंगे, तो मोल पर पावर 0 हो जाएगा, लीटर पर पावर 0 हो जाएगा, उसके बाद पर सेकेंड 0 पर पावर 0, 0 पर पावर 0, तो क्या होता है इसका मान 1 होता है, तो 1 गुना पर सेकेंड। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो के का वैल्यू होता है, वेग यानी रेट कांस्टेंट जो होता है, यानी रेट कांस्टेंट यानी के जो होता है वेग स्थिरांक, उसका यूनिट जो होता है, मात्रक जो होता है वो पर सेकेंड होता है, ठीक है। लेकिन यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगी रिएक्शन का, अगर के का मान आपको ये दिया। सिंपल सी बात है, 291 क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ जो वेग की जो एक तरह से अभिक्रिया का जो वेग इस अभिक्रिया का जो वेग
वेग होगा, यहाँ आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसका जो ये होगा ये तरह से कोटि अगर निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे तो टोटल कितना निकलेगा 291 क्वेश्चन का। तो ये पावर को जोड़ने से क्या निकलता है कि कोटि निकलता है, यानी आपका एन का मान निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 292 कह रहा है कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर यानी के इकाई के समान है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, द्वितीय कोटि या फिर प्रथम कोटि, शून्य कोटि या फिर तृतीय कोटि। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य कोटि। क्या हो जाएगा, शून्य कोटि होगी। ठीक है, अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि अब एक अभिक्रिया ए गिव्स बी, यानी ए यहाँ जो है रिएक्टेंट है और बी जो है वो प्रोडक्ट है। ए क्या है, अभिकारक है, बी क्या है, उत्पाद है। तो किसी अभिक्रिया ए गिवन टू बी के बल इस अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रण जो है 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। तो इस अभिक्रिया का जो कोटि होगा वो क्या होगा। सिंपल सी बात है, आपको न्यूमेरिकल बेस्ड सारा थ्योरी पढ़ाया गया है। तो थ्योरी में आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ जो अगर ए की सांद्रण अगर 2 गुना कर दी जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस के का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, के का वैल्यू निकालना होता है। उसके बाद के का फॉर्मूला में आप पुट करेंगे तो उसका एन की जगह आपका जो मिलेगा वो ऑर्डर का संख्या मिल जाएगा। तो इस ऑर्डर का जो इस अभिक्रिया का जो कोटि होगा वो होगा आपका 1/2। क्या निकलेगा, 1/2 इसका कोटि होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई क्या होती है। शून्य कोटि सिंपल सी बात है, हम लोग के का फॉर्मूला जानते हैं। शून्य कोटि की जगह हम क्या रखेंगे, मोल पर पावर क्या रखेंगे, एन कोटि का जगह 0 होंगे। ठीक है, तो मोल लीटर पर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा, मोल लीटर पर सेकंड। आपको राइट आंसर चूज करना 294 क्वेश्चन। देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की जो के की इकाई होगी मोल पर लीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर लीटर होगा n-1 होता है। क्या होता है, n-1, क्योंकि यहाँ 0 पहले आ जाएगा तो -l पर रहेगा ना। यहाँ फॉर्मूला पर के पुट करेंगे, के बराबर मोल पर पावर 1 - n लीटर पर पावर n-1, उसके बाद पर सेकंड। ठीक है, एन का मान अगर 0 को क्या करा आपको, शून्य कोटि, तो शून्य कोटि एन इंडिकेट करता है कोटि को, ऑर्डर को, तो एन की जगह 0 रखेंगे तो आपका जो फाइनली जो स्थिरांक निकलेगा शून्य कोटि का जो इकाई निकलेगा वो निकलेगा मोल पर लीटर पर सेकंड निकलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब फॉल्स है, मतलब कौन सा कथन असत्य वो फॉल्स है। बाकी इसमें 3 कथन जो सत्य है, बाकी जो रॉन्ग है या जो फॉल्स है वो आपको चूज करके निकालना है। ऑप्शन आपके सामने, अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात की जा सकता है, या फिर कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता, कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होता है, या फिर वेग समीकरण में सांद्रण पदों के घातों के योग फल को अभिक्रिया का समग्र कोटि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हमेशा कोटि पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, कोटि हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, किसके द्वारा, यानी फॉर्मल एसिड विलियन या फिर फॉर्मल डिहाइड विलियन या फिर एसिटिक एसिड विलियन या फिर एसिटल डिहाइड विलियन। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मल डिहाइड विलियन के द्वारा दूध को कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए क्या किया जा सकता है, उसको प्रोटेक्ट दिया जा सकता है, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं। भौतिक अधिशोषण में ठोस के कण जो होते हैं ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, रासायनिक बल, वैद्युतिक बल, गुरुत्वीय बल या फिर वांडर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा वांडर वाल बल, यानी वांडर वाल बल, यानी वांडर वाल फोर्सेस के द्वारा ये कनेक्ट रहते हैं। यानी भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर ये मतलब चिपके रहते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन करा कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें रहती है, यानी रासायनिक जो अधिशोषण होता है उसमें कितनी परत होता है, उतना उसमें कितना लेयर होता है, कितना लेयर पाया जाता है, 1, 2, बहुत सी या फिर शून्य। तो इसमें जो लेयर की जो संख्या होती है, टोटल जो लेयर पाया जाता है वो एक ही लेयर पाया जाता है। कितना लेयर, एक ही लेयर पाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि टिंडल प्रभाव, सॉरी टिंडल इफेक्ट, क्या कहते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव बोलिए। तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें पाया जाता है, विलियन में, अपक्षेप में या फिर सॉल में या फिर वाष्प में। तो टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, सिंपल सी बात है, टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। किसमें, सॉल में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको करेक्ट आंसर
चूज करते हुए चलना। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है। कृत्रिम शुगर यानी बनाया हुआ, यानी आदमी के द्वारा साइंटिफिक मेथड से इसको बनाया गया है, कृत्रिम है। तो शुगर जो होगा, कृत्रिम शुगर सबसे ज्यादा मीठा होगा, स्वीटेस्ट जो होगा वो कौन सा होगा, स्पार्टेन, सुक्रोलोज या फिर एलिटेन या फिर सुक्रोज। तो इसमें से सबसे ज्यादा मीठा जो होगा वो होगा एलिटेम। क्या होगा, यानी एलिटेम ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। तीसरा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। ठीक है, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन, एमिनो ग्लाइकोसाइड या फिर ऑफ्लोक्सासिन। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे एरिथ्रोमाइसिन, जो है एक प्रकार का बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन लोकल एनास्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी लोकल एनास्थेटिक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, वही आपको चूज करना है। डायबिजीपम का या फिर प्रोकेन का या फिर क्लोरोम फेनिकोल का या फिर पेनिसिलिन 6 का। तो यहां जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे प्रोकेन का। किसका, प्रोकेन का इस्तेमाल किया जाता है लोकल एनास्थेटिक के रूप में। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला जो प्रतिजैविक है वो कौन सा है। प्रतिजैविक कौन है, पेनिसिलिन या फिर क्लोरोम फेनिकोल या फिर टेरामाइसिन या फिर सल्फाडाइजिन। तो यहाँ जो हो जाएंगे, यहाँ जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोम फेनिकोल, यानी क्लोरोम फेनिकोल का यूज किया जाता है। इसका जो ये जो प्रतिजैविक है इसी का इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है, क्लोरोम फेनिकोल है। क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा है कि निम्न में किसमें बॉन्ड COOH समूह यानी ग्रुप नहीं है। बॉन्ड COOH समूह ये जो ग्रुप है ये रेडिकल किसमें नहीं है, एस्पिरिन में या फिर बेंजोइक एसिड में या फिर पिक्रिक एसिड में या फिर सभी बॉन्ड COOH समूह है। ठीक है, यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिया गया है 304 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ जो हो जाएंगे पिक्रिक एसिड में ये बॉन्ड नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, मतलब असत्य है, गलत है। सत्य नहीं है मतलब असत्य है, गलत है। तो कौन सा कथन जो है गलत है एस्पिरिन के लिए, वो आपको चूज करके निकालना है। एस्पिरिन एक स्वापक पीलहारी है, यह दर्द को कम करने में प्रभावी है, यह रक्त के थक्का न बनने देने को प्रभावी है, यह तंत्र की सक्रिय औषध है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको राइट आंसर चूज करना है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 305वां नंबर क्वेश्चन, तो वो हो जाएंगे एस्पिरिन एक स्वापक पीलहारी। क्या है, एस्पिरिन एक स्वापक पीलहारी है, यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि बेंजीन का जो सरल सूत्र होता है वो क्या होता है। सिंपल सी बात है, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिए, बेंजीन का सूत्र से पता नहीं, C6H6। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है, यानी सबसे ज्यादा जो मजबूत होगा भस्म, बेस जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, वो कौन सा होगा, NH3 या फिर CH3NH2 या फिर CH3 या फिर CH3 ठीक है, तो यहाँ आपको चूज करके निकालना है। तो यहाँ जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH3NH2। क्या हो जाएंगे, ये प्रबलतम भस्म है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये तीनों के कंपेरिजन में, A, C और D के कंपेरिजन में। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनिलीन का ओपन स्ट्रक्चर करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर में आप तो जानते हैं सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह से आप काउंट करेंगे। नहीं, सबसे पहले आपको कंडीशन है कि एनिलीन का पहले क्या करेंगे, आप जो है उसका ओपन स्ट्रक्चर करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर करने के बाद आप काउंटिंग कर लेंगे कि कितना पाई बॉन्ड की संख्या होती है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड की जो संख्या पाई जाएगी एनिलीन में वो 3 पाई जाएगी। कितनी, 3 पाई जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि बॉन्ड CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, यानी बॉन्ड CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है भाई, ये जो ग्रुप है एमिडो ग्रुप कहलाता है, फिर एमिनो ग्रुप कहलाता है, फिर एमिनो ग्रुप कहलाता है, या फिर कार्बाइल एमाइन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ जो इसको कहते हैं एमिडो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बॉन्ड CONH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, एमिडो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि C2H5NH2 का आयुपेक नाम लिखिए। ये जो आयुपेक नाम नोमेनक्लेचर आप पढ़े हैं, तो इसका आयुपेक नाम आपको लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन में दिया है इथेनामिन या फिर मिथेनामिन या फिर अमीनो इथेन या फिर इथाइल अमीन। तो इसका जो आयुपेक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अमीनोथेन। क्या हो जाएगा, अमीनोथेन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 310 क्वेश्चन तक कवर किए। 281 से स्टार्ट किए और 310 तक चले, तो कितना लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग कवर किए। कितना, 30 क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन से यूनिक है। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और सारे क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, जो बोर्ड के लिए काफी यूनिक क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाता है, सारा चीज आपको सोल्व करके दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने दोस्तों में भी एक बार जम करके शेयर कर दीजिए और अपने तैयारी बढ़िया से कीजिए, ज्यादा टाइम को वेस्ट मत कीजिए। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।